वेलकम बैक गाइस। चलिए आज हम लोग अपना रिलेशन में और आगे के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल हम लोग लगा चुके हैं। एनसीईआरटी के 2-4 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं रिलेशन चैप्टर के, तो उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। इसमें हम लोगों ने उधर 10 तक देख लिया था और उधर पीछे से 16वां और 15वां भी कर लिया था, छोटा था इसीलिए उसको। चलिए आप 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है? रिलेशन ही चल रहा है अभी। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। कैन लेट एल बी द सेट ऑफ लाइंस इन द एक्स वाई प्लेन। जो सेट अंडर कंसिडरेशन है जिस पर हमें रिलेशन डिफाइन करना है, उस सेट के जो मेंबर्स हैं वो लाइंस हैं। बहुत सारी लाइंस हैं। लाइंस इन प्लेन, अब लाइंस प्लेन के ही अंदर होंगी, एक्स वाई प्लेन। लाइंस इन प्लेन एक्स वाई, ठीक। एंड आर विद रिलेशन इन एल, एक रिलेशन आर एल पर डिफाइन किया जाता है और ये इस टाइप के एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करेगा। मीन्स जो आर है उसके थ्रू कोई दो लाइन, अगर मान लेते हैं लाइंस L1 और L2 हैं, तो दो लाइंस ये तब रिलेटेड मानी जाएंगी जब ये एक दूसरे के पैरेलल हो। L1 इज पैरेलल टू L2। पहली लाइन दूसरी लाइन की क्या हो? पैरेलल हो, पैरेलल टू L2। L1 इज पैरेलल टू L2। ये बात कह रहा है कि दो लाइंस तभी रिलेटेड होंगी जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक। तो इसको दिखाना है सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड आल्सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x+4। चलिए उसकी बात सेकेंड हाफ की बात बाद में करेंगे। पहले ये रिलेशन दिया है, इसको हमें क्या दिखाना है? इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। चलिए दिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सॉल्यूशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि कोई लाइन खुद से रिलेटेड हो और किसी लाइन को खुद से रिलेटेड होने के लिए खुद के पैरेलल होना पड़ेगा। और हमें पता है कि हर एक लाइन खुद के ही पैरेलल तो होती ही है, ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे ये लाइन है, अब इसी पर ये लाइन खुद है, तो कोई भी लाइन खुद के साथ जीरो एंगल का एंगल बनाती है, जीरो एंगल का कोण बनाती है। सो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इट्स सेल्फ ना, तो कोई समस्या नहीं है। क्लियरली each line is parallel to itself। each line is parallel to itself, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। बात क्लियर है? ये बहुत ही ऑब्वियस चीज थी, समझने वाली बात थी। बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब है अगर L1 L2 R में है तो L2 L1 को भी R में होना है। बात क्लियर? तो आप अगर बताइए, अगर हम मान लें कि L1 L2 R में है, L1 L2 बिलोंग्स टू R, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लाइन L1 है वो L2 के पैरेलल है। तो अगर इसको L1 कहेंगे, इसको L2 कहेंगे। L1 L2 के पैरेलल है, मीन्स इनके बीच का जो एंगल है वो जीरो है। तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा, क्योंकि एंगल चाहे इधर से नापे या इधर से नापे, क्या आएगा? जीरो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कोई भी एंगल नहीं बना रहे हैं। तो क्लियरली L2 L1 बिलोंग्स टू R एज, ऐसा क्यों? एज L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। जब L1 L2 के साथ जीरो एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है तो L2 भी L1 के साथ जीरो एंगल ही बनाएगा। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। अगेन ऑब्वियस थिंग, कुछ भी नहीं है, ठीक। चलिए थर्ड, ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिविटी की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत ही ऑब्वियस है, इसमें हमें दो पेयर लेके चलने होते हैं। लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L1 बिलोंग्स टू R। हमने मान लिया L1 L3 हो जाएगा, हमने मान लिया L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो कुछ ऐसा बनेगा चित्र। ये L1 अगर इसको हम माने तो L1 जो है वो L2 के पैरेलल है और जो L2 है वो L3 के पैरेलल है, तो L1 भी तो L3 के पैरेलल हो जाएगा ऑब्वियसली। L1 L3 बिलोंग्स टू R। तो यह जो रिलेशन था कि कोई भी दो लाइन तभी रिलेटेड होंगी जब वो एक दूसरे के पैरेलल हों, यह रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक, अब देखिए सवाल तो इसमें नहीं है एनसीईआरटी में, मैं इसी में जहाँ पैरेलल की कंडीशन दिया है वहाँ पर परपेंडिकुलर की कंडीशन डाल देता हूँ, तब हम लोग देखते हैं क्या ये इक्विवेलेंस होगा। अब सवाल ऐसे ही बनते हैं, जरूरी नहीं कि जो बुक में दिया हो या जो कभी पूछा हो वही सवाल उसी में से आए। सवाल नया भी बन सकता है, तो आपको हर एंगल से सोच के रखना है, मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि क्या चेक करना होता है। एक क्वेश्चन में बना दूं कि जो अगर सेट है हमारा वो सेम ही है, सेट ऑफ लाइन्स ही है, लाइन्स की ही बात करनी है, और जो आर रिलेशन है हमारा ये कह रहा है कि दो लाइंस तभी रिलेटेड होंगी जब ये एक दूसरे की परपेंडिकुलर हो। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये शॉर्ट में हमने परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। तो इस तरह का हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब इसे चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए खुद से रिलेशन बनाना पड़ता है। तो आप बताइए क्या L1 L1 के परपेंडिकुलर होगा? क्या कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के हमेशा पैरेलल होती है, तो परपेंडिकुलर कहाँ से हो जाएगी? क्लियरली सिंस ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है, सो L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। कोई भी लाइन खुद के कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो यह रिलेशन जो है वो L1 के लिए ट्रू नहीं होगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखिए पैरेलल हो गया था, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए सेकंड बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्रिक, ये बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हमको मान के चलना होता है कि L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, मीन्स L1 से L2 का एंगल नापते हैं तो वो 90 डिग्री का आता है, तो L2 से भी L1 का अगर हम एंगल नापेंगे, मेजर करेंगे, तो वो भी 90 ही आएगा। तो अगर L1 L2 के पैरेलल आप परपेंडिकुलर मान के चलेंगे तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस विल इम्प्लाई L1 is perpendicular to L2 and this will imply L2 is perpendicular to L1। पोजीशन चेंज करने से कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? R is symmetric। R is symmetric। चलिए ट्रांजिटिव की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिटिविटी की है कि नहीं है। ट्रांजिटिविटी क्या कहती है? दो पेयर से लेके चलने होते हैं। हम ये मान के चलेंगे
कि जो L1 है वो L2 के परपेंडिकुलर है और जो L2 है वो L3 के परपेंडिकुलर है। दिखाना क्या होगा कि L1 भी L3 के परपेंडिकुलर होगा या नहीं, दिखा पाएंगे तो नहीं होगा। ठीक, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये L1 मान लेते हैं, L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है और जो L2 है वो L3 के परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 और L3 भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? नहीं हो सकते, वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? L1 L3 आर पैरेलल टू ईच अदर, नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल टू ईच अदर। जबकि रिलेशन में होने के लिए इनको परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? L1 L3 आर में नहीं है, L1 L3 आर में नहीं है। सवाल थोड़ा सा बदला, बस पैरेलल की जगह पर परपेंडिकुलर आ गया। तो ये ना ही रिफ्लेक्सिव रहा और ना ही ट्रांजिटिव रहा, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक रह गया। बात ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं एनसीईआरटी का, देखते हैं क्या है। थर्टीन्थ नंबर क्वेश्चन है। जो सेट इसमें लिया गया है, सेट ऑफ पॉलीगन्स लिया गया है। इसमें बहुत सारे पॉलीगन्स रखे हुए हैं। पॉलीगन्स मीन्स फिगर्स हैविंग मोर देन वन साइड। ठीक, ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, क्यूब हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें पॉलीगन्स हैं और इस सेट पर रिलेशन जो आपको डिफाइन किया है आर, वह कह रहा है कि कोई भी दो पॉलीगन, अगर पॉलीगन्स को P1 P2 से दिखाएं, कि कोई भी दो पॉलीगन तभी रिलेटेड होगा जब P1 और P2 में जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो इक्वल हों। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ गन्स भी कर सकते हैं। ठीक, उनमें भुजाओं की जो संख्या है, जो साइड्स की संख्या है, वो बराबर है। तो हमें दिखाना है सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस प्रकार से जो रिलेशन हम फॉर्मेशन करेंगे, जिस रिलेशन को डिफाइन करेंगे, वह रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये चीज़ हमें दिखानी है। उसके बाद उसमें कुछ और भी ऐड है, उसकी भी बात करेंगे। तो पहले हम इसको इक्विवेलेंस दिखा लेते हैं। चलिए, रिफ्लेक्सिव बहुत ही आसान है, बस आपको लिखना ही होगा। सारी चीज़ें इसमें ऑब्वियस है, कुछ भी खास नहीं। अब अगर देखिए हम बात करें क्लियरली, P is related to P for all P belongs to A। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल खुद से तो रिलेटेड होगा ही, क्योंकि उसी ट्रायंगल को दो जगह रखेंगे तो तीन साइड इसमें भी रहेंगे, तीन साइड इसमें भी रहेंगे। तो हर एक पॉलीगन खुद से रिलेटेड तो होगा ही, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स बराबर होंगे। तो रिफ्लेक्सिव में कुछ भी नहीं दिखाना है। बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक में कहता है कि अगर P1 P2 से रिलेटेड है, मीन्स एक पॉलिनोमियल पॉलीगन यहाँ है और दूसरा पॉलीगन यहाँ है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब दोनों में नंबर ऑफ साइड्स बराबर हैं, तो इसको इधर रख देने से, इसको इधर रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियरली, इफ P1 P2 belongs to R, this will imply P1 and P2 have same number of sides। इसका तो यही मतलब हुआ बाय डेफिनेशन। और इसका मतलब क्या हुआ कि P2 को P1 की जगह रख दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P2 एंड P1
have same number of sides and this will imply P2 is related to P1. P2 is related with P1. एकदम ऑब्वियस चीज़ थी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही ट्रांजिटिव भी ऑब्वियस है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में दो पेयर्स लेके चलने हैं, लेके चल लेते हैं। लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R। P1 P2 से रिलेटेड है और P2 P3 से रिलेटेड है। तो P1 P2 से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइट्स, मान लेते हैं 10-10 हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइट्स। बात ठीक। अब देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ 10 रहा होगा तो P1 और P2 में दोनों में 10 होगा, और P2 में 10 है तो P3 में P2 के बराबर ही है तो P3 में भी 10 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों मिलाकर क्या दे देंगे, P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। बहुत ऑब्वियस चीज़ है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, ठीक। तो इस तरह के सवाल आपके दिए हुए हैं तो इनके पूछने के चांसेस भी कम ही होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा समझना है और लिख देना होता है। तो इस टाइप के सवाल कम ही पूछे जाते हैं, इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यू लेके ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, इसी में देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ऐड किया हुआ था, इसी में था ये, व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द ट्रायंगल। ठीक, अब जैसे क्लास हम लोग निकालते हैं ना, किसी एलिमेंट से रिलेटेड जो जो एलिमेंट हैं उनका एक सेट बनाते हैं, तो आपको एक ट्रायंगल से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनका सेट बनाना है, जिनकी जो साइड्स है वो 3, 4, 5 है। देखिए आपको एक ट्रायंगल दिया है T, मान लेते हैं यही है, कह रहा है इसका जो साइड्स है 3, 4 और 5 है। इससे रिलेटेड एलिमेंट्स का कलेक्शन हमें बनाना है इसी रिलेशन के अंतर्गत ना। तो सबसे पहली बात कि R में जो रिलेशन जो हमारा डिफाइंड है वो किस तरह से डिफाइंड है कि कोई भी पॉलीगन तभी रिलेटेड होगा जब उसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। ठीक, अब देखो जो ट्रायंगल है उसमें 3 साइड्स होते हैं, तो 3 साइड के जितने भी पॉलीगन बनेंगे सब इससे रिलेटेड होंगे, मीन्स जितने भी ट्रायंगल होंगे सभी इससे रिलेटेड होंगे। तो अगर हम क्लास ऑफ T की बात करें, क्लास ऑफ T जिसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स रिलेटेड विद T, एलिमेंट्स रिलेटेड विद T, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 2 पॉलीगन्स तभी रिलेटेड होंगे जब उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हों। तो जितने भी ट्रायंगल होंगे सब इससे रिलेटेड हो जाएंगे। सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, क्योंकि और कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा है, किसी भी विशेष प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ वो किसकी बात कर रहा है कि पॉलीगन्स में जो है सेम नंबर ऑफ साइड्स हों। तो आप ऐसा न मत सोचिएगा कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो जितने भी एलिमेंट आएंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इतनी है कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होने चाहिए, और ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होती हैं, वो चाहे जिस प्रकार का हम ट्रायंगल ले लेंगे तो सारे ही ट्रायंगल इस दिए गए T से रिलेटेड हो जाएंगे, इस दिए गए T से रिलेटेड हो जाएंगे। तो सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं। बस इतना ही आपसे पूछा था इसमें। अब ये 3, 4, 5 सिर्फ आपको बहलाने के लिए दिया था, इसका कोई भी यूज नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सवाल मैं पढ़ता हूं, पहले उसको आप ध्यान से सुनिए। सवाल ये कह रहा है कि
हमें सेट ए दिया है ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। अब देखो वहां पर जो सेट था वो सेट ऑफ पॉलीगन्स था, जो बड़ा वाला सेट था जिस पर रिलेशन डिफाइन हो रहा था। अब जो हमारा सेट है वो सेट ऑफ ट्रायंगल्स ही है। तो जो सेट दिया है ए जिस पर रिलेशन डिफाइन हो रहा है वो है सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखते हैं इस पर आर कैसे डिफाइन हो रहा है। आर जो दिया है वो कह रहा है कि दो ट्रायंगल्स तभी रिलेटेड होंगे, मीन्स आर ऐसे ट्रायंगल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा, T1 T2। दो ट्रायंगल्स तभी रिलेटेड होंगे जब ये एक दूसरे के सिमिलर हो। T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक, सिमिलर ट्रायंगल आपको पता होगा क्या होता है। अगर हम सिर्फ साइड्स के बेसिस पर बात करें तो अगर इनके हाइपोटेनस का हम रेशियो निकालें, इनके बेसिस का रेशियो निकालें, इनके परपेंडिकुलर्स का रेशियो निकालें, वो कोई एक नंबर कांस्टेंट है, बराबर है। ये एक बेसिस होता है। सिमिलर हम एंगल के बेसिस पर ही दिखाते हैं, लेकिन उसका हमें यूज़ नहीं करना है। तो ये चीज़ है। ठीक, अब क्लियरली ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस होगा। कैसे? कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है तो हर एक ट्रायंगल खुद से रिलेटेड हो जाएगा। अगर पहला ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है तो दूसरा भी तो पहले के सिमिलर है, सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर पहला दूसरे के, दूसरा तीसरे के, तो पहला तीसरे के भी सिमिलर हो जाएगा। तो बस चीज़ों को ऐसे लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है अपनी तरफ से एफर्ट, बस उसको बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए चले जाना है क्लियरली और ऑब्वियस करके। ठीक, अब इसमें एक छोटा सा सवाल ऐड किया है, उसकी बात करते हैं। करा कि तीन ट्रायंगल आप कंसीडर करिए, T1 T2 T3, जिनके जो साइड्स की लेंथ है वो आपको दी हुई है। चलिए ले लेते हैं T1, मान लेते हैं पहला है T2 और T3। आप कैसे भी ट्रायंगल बना सकते हैं, हमने राइट एंगल बनाया है क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक कहा नहीं है कि आपको राइट एंगल ही लेना है, सिर्फ ट्रायंगल की बात किया है। इसमें जो साइड की लेंथ दिया है 3 4 5 पहले का, दूसरे का दिया है 5 12 13 और चौथे का दिया है 6 8 10 6 8। अब साइड्स की लेंथ को देखकर बता सकते हैं कि सारे ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं क्योंकि सभी में पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है। अब ये आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। T1 T2 के है, T1 T3 के है, T2 T3 के हैं, कौन सा किससे रिलेटेड है ये हमें पता करना है। तो देखिए जो रिलेशन का डिफिनीशन है वो क्या कहता है कि T1 और T2 मीन्स दो ट्रायंगल तभी रिलेटेड होंगे जब वो एक दूसरे के सिमिलर हो, मीन्स ये वाली कंडीशन फॉलो हो। तो आप चेक करिए कि किनका रेशियो बराबर आ रहा है। जैसे चलिए T1 और T2 की अगर हम बात करें, फॉर T1 एंड T2, ठीक, हाइपोटेनस 5/13, बेस 3/5, परपेंडिकुलर 4/12। क्या तीनों क्वांटिटीज इक्वल हैं? कोई भी इक्वल नहीं है। तो T1 जो है वो T2 के सिमिलर नहीं है, मीन्स T1 जो है T2 से रिलेटेड नहीं होगा। बात करते हैं T1 और T3 की। T1 का हाइपोटेनस 5, इसका 10, बेस 3, बेस 6, परपेंडिकुलर 4, परपेंडिकुलर 8। आप देखेंगे सभी का रेशियो 1/2 आ रहा है। इसका मतलब T1 जो है वो T3 के सिमिलर है, मीन्स T1 T3 से रिलेटेड होगा। चलिए T2 T3 एक कॉम्बिनेशन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। हाइपोटेनस 13, हाइपोटेनस 10, बेस 5, बेस 6 नहीं बराबर है, परपेंडिकुलर 12, परपेंडिकुलर 8 नहीं बराबर है।
तो सिर्फ और सिर्फ T1 जो है वो T3 से रिलेटेड है और T3 भी ऑब्वियसली T1 से रिलेटेड होगा। बात क्लियर है? चलिए, इसको आप इक्विवेलेंस आसानी से दिखा सकते हैं, आप दिखाइएगा। और कुछ जो क्वेश्चंस बचे हुए उसको भी देख लेते हैं। आज एनसीईआरटी को तो फिनिश हम लोग कर ही लेते हैं। चलिए, एक ही बचा है क्वेश्चन नंबर 11, उसकी बात करते हैं क्या है। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। जो सेट लिया है वो सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन है। चलिए सेट को हम पहले लिख देते हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स, सिर्फ पॉइंट्स हैं इसमें। सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन, स्पेस में नहीं लेना है, प्लेन में लेना है ना। जैसे ये सेट ऑफ पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स ही हैं। ये हमारा सेट अंडर कंसिडरेशन है। इसमें जो आर डिफाइन किया है, कह रहा है कि दो पॉइंट्स तभी रिलेटेड होंगे, जो आर है, अगर पी और क्यू को पॉइंट माने हम, पी एक पॉइंट हो गया, क्यू दूसरा पॉइंट हो गया, कैपिटल में लिखा है। तो कह रहा है पी और क्यू तभी रिलेटेड होगा द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मीन्स पी और क्यू तभी रिलेटेड होंगे जब डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल, बात ठीक। देखिए, इसको देखने का दूसरा नजरिया आप यहां से समझिए। ये ओरिजिन है, ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं। अब मान लीजिए पॉइंट P यहां कहीं है, ठीक, और ये डिस्टेंस r है। अब जो कोई दूसरा जो पॉइंट है Q मान लेते हैं यहां कहीं है। अब Q P से कब रिलेटेड होगा? जब उसकी भी डिस्टेंस हम निकाले, वो भी r है ओरिजिन से। मीन्स ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसकी डिस्टेंस r ही है ओरिजिन से, वो सारे P से रिलेटेड हो जाएंगे। मीन्स डिस्टेंस r मेंटेन्ड है, और यही चीज सर्किल भी तो होती है भाई। सर्किल क्या होता है? एक पॉइंट फिक्स होता है ओरिजिन, जिसको हम सेंटर कहते हैं, फिर इससे r डिस्टेंस का ऐसे हम बना के खींच देते हैं, सर्किल बन जाता है। और कहीं पर भी हम रेडियस निकालते हैं, r आता है। मीन्स सभी का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो मेंटेन रहता है। तो ये क्या है? तो ये रिलेशन क्या है? इस रिलेशन को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सर्किल पर जितने पॉइंट हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि वो एक दूसरे से रिलेटेड है। मीन्स कोई दो पॉइंट तभी रिलेटेड होगा जब वो एक सर्किल के सरकमफेरेंस पर हो, सर्किल के सरकमफेरेंस पर हो, जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है और जो रेडियस है वो फिक्स है। बात क्लियर है? तो इसको दिखाना क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। चलिए दिखाते हैं। ये रिलेशन क्या है, हमने उस चीज को यहां पर समझाया, उसको आप समझिएगा। पहला रिफ्लेक्सिव, अब देखिए रिफ्लेक्सिव में खुद से खुद को रिलेट करना होता है। तो अगर कोई पॉइंट सरकमफेरेंस पर है तो वो खुद से रिलेटेड तो है ही, क्योंकि अगर वो पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से r है तो फिर से डिस्टेंस r ही होगा। क्लियरली P, बिलोंग्स टू r। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं बताना है, एकदम ऑब्वियस है कि अगर ओरिजिन का P से डिस्टेंस r है तो P पॉइंट फिर से रखा गया है तो डिस्टेंस r ही मेंटेन रहेगा। कुछ भी नहीं करना, सिमेट्रिक की बात करते हैं।
इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कुछ करना ही नहीं होता, बस समझना होता है। अब जो समझना है उसको कैसे हम एकदम से पेपर पर प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो लिखी नहीं जा सकती, उनको बस समझना होता है ना, समझकर और बस ऑब्वियस क्लियरली ये चीज़ करना होता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं। देखिए सिमेट्रिक में मान के चलना होता है कि P और Q रिलेटेड है और दिखाना होता है Q P रिलेटेड हो जाए। तो अगर P को हमने Q से रिलेटेड माना है, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ P एंड Q आर इक्वल फ्रॉम द ओरिजिन। ये तो डिफिनीशन हो गई। तो P Q का डिस्टेंस इक्वल है, तो Q P का डिस्टेंस क्यों नहीं इक्वल होगा, बस लिख देना है। क्या करना है इसमें बताइए, कुछ भी नहीं करना। डिस्टेंस ऑफ Q एंड P आर इक्वल फ्रॉम द ओरिजिन, और यह डिफिनेशन क्या है, Q का P से रिलेटेड होने का। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, ऐसे ही आप ट्रांजिटिव भी दिखा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में दो पेयर्स लेके चलने होते हैं, तो लेके चलिए। लेट P रिलेटेड टू Q, Q रिलेटेड टू S बिलोंग्स टू P Q से रिलेटेड है, Q S से रिलेटेड, दिखाना होगा P S से रिलेटेड है। नहीं हो जाएगा, क्वाइट ऑब्वियस। भाई P का Q से रिलेशन में होने का मतलब क्या है कि P और Q दोनों का जो डिस्टेंस है वो R है, फिक्स है ओरिजिन से। तो मान लेते हैं लेट डिस्टेंस ऑफ P एंड Q फ्रॉम द ओरिजिन इज R। मीन्स P भी ओरिजिन से R डिस्टेंस पे है, Q भी ओरिजिन से R डिस्टेंस पे। तो अब देखिए, अब अगर Q का जो है ओरिजिन से डिस्टेंस R है, ओरिजिन से Q का डिस्टेंस जो है वो R है, और Q S से रिलेटेड है, तो S का भी डिस्टेंस ओरिजिन से R ही होगा, जो कि P और Q के बीच का है। ठीक, और P का भी जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस R ही है, तो P और S भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। देन क्लियरली डिस्टेंस ऑफ S फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स टू R, ये भी R ही होगा, और P का भी जो है डिस्टेंस वो R ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, P एंड S बिलोंग्स टू R, PS बिलोंग्स टू R। ठीक, तो बस चीज़ों को समझना था और ऑब्वियस वे में लिख देना था। ठीक, तो इस तरह से एनसीईआरटी के रिलेशंस के सारे क्वेश्चंस लग गए हैं। PYQ भी हम लोग ने ऑलमोस्ट लगा रखा है, जो भी 2-4 क्वेश्चंस बचे होंगे उसके अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, और RD शर्मा तो 1 से 2 लेक्चर और चलेगा। ठीक, सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।